मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं। पहले वीडियो में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परिभाषा और उसका वर्गीकरण पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू करी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स, प्रभाव किसके, हाइड्रोजन बंधन के पढ़े। 2 प्रभाव पढ़े थे। पहला था हाइड्रोजन बंधन का भौतिक अवस्था पर प्रभाव। फिर दूसरा हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बंधन किस प्रकार जल के घनत्व को नियंत्रित करता है, किस प्रकार जल के एनामोलस बिहेवियर पर प्रभाव डालता है, क्यों जल की घनत्व से बर्फ़ की घनत्व कम होता है जो कि ठोस रूप है जल का, जबकि ठोस में हम ये पढ़ते आए हैं कि घनत्व बढ़ा हुआ होता है, परंतु जल के ठोस रूप में बर्फ़ में घनत्व जो है वो कम होता है। या फिर ठंडे प्रदेशों में जल में जीवन किस प्रकार संभव होता है, और हमने साथ में ये बताया इन सभी सवालों का जवाब, साथ में ओपन स्ट्रक्चर ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ की जो खुली हुई संरचना है, खुली संरचना, वो किस प्रकार निर्भर करती हाइड्रोजन बंधन पर, ये पढ़ा था। अब तीसरे लेक्चर में हम इसके अगले प्रभाव पढ़ेंगे। इसका तीसरा प्रभाव जो है वो है अम्ल सामर्थ्य। आपकी स्क्रीन पे एसिड स्ट्रेंथ, अम्ल सामर्थ्य से संबंधित पहली समीकरण लिखी हुई है। RCOOH इज़ इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस RCOO माइनस, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामर्थ्य हम पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसकी अम्ल अभिक्रिया देखते हैं जो कि साम्य अवस्था में होती है हाइड्रोजन कैटायन और उसके एनायन के साथ, RCOO माइनस के साथ। CAA किस प्रकार, अब इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे Ka अम्ल सामर्थ्य को हम देखें तो वो बराबर होता है H प्लस की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाय RCOO माइनस एनायन की सांद्रता डिवाइडेड बाय अम्ल की सांद्रता, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल को जब हम भाग देते हैं अभिकर्मकों की सांद्रता के गुणनफल से तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है Ka। यहाँ पर एसिड को डिनोट कर रहा है। अब ये जो अम्ल की हमने डिसोसिएशन रिएक्शन देखी, डिसोसिएशन जो है ये जो डिसोसिएशन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी ज़्यादा ये अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उतनी ही Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉरवर्ड यानी कि अग्र रूप में आगे की ओर जितनी अभिक्रिया होगी, यानी H प्लस और RCOO माइनस जितना बनेंगे इक्वेशन में, उतना ही ज़्यादा Ka का मान होगा। और बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो Ka का मान कम होगा। और जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उसका ये इंडिकेशन होगा, ये इस बात की ओर इंगित करेगी कि अम्ल की सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा है। इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर एसिड, प्रबल अम्ल की ओर इशारा करेगी। यानी जितना ज़्यादा H प्लस और RCOO माइनस बनेगा उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे कि अम्ल की सामर्थ्य अधिक है या अम्ल जो है वो प्रबल है। अब स्टेबलाइजेशन ऑफ एनायन, इसमें प्रभाव क्या है हाइड्रोजन बंध का, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि डिसोसिएशन रिएक्शन ये जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब होगी जब बने हुए ऋणायन को जो डिसोसिएशन रिएक्शन से जो एनायन बना है उसको, या फिर जो H आयन बना है, उन दोनों में से किसी को किसी भी तरह से स्थायित्व प्राप्त हो जाए, वो स्थायी हो जाए, तो जो है अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाएगा। तो हमने ये देखा कि बना हुआ H आयन उसको किसी तरह से ट्रैप कर लिया जाए, जकड़ लिया जाए, पकड़ लिया जाए, या बना हुआ एनायन स्थायित्व को प्राप्त हो, उस अवस्था में
जो है वो अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगी, अम्ल प्रबल होगा। ये पहले की इक्वेशन से भी स्पष्ट हुआ। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसमें हाइड्रोजन बंधन का क्या प्रभाव है वो देखते हैं एक उदाहरण की मदद से। जिन अम्लों में इन द एसिड्स वेयर द एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल शो मोर एसिडिक कैरेक्टर। जिन अम्लों में एनायन ऋणायन जो बना है उसको किसी तरह हाइड्रोजन बंधन की वजह से अगर वो स्थायित्व को प्राप्त होता है, ऐसे अम्ल जो है वो ज़्यादा अम्लीय कैरेक्टर दिखाएंगे, उनकी अम्ल सामर्थ्य अधिक होगी, वे प्रबल अम्ल होंगे। उदाहरण के लिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जब एसिड रिएक्शन होती है तो जो ऋणायन बनता है वो होता है C6H4OH एंड ऑर्थो पोजीशन पे COO-, यानी जो बेंजोइक एसिड का COOH ग्रुप है उसका एक H आयन निकल जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइट एनायन बचता है। उस बेंजोइट एनायन में हाइड्रोक्सी ग्रुप के OH का H बेंजोइट यानी C++OO- के O- से हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, जैसा चित्र में दिखाया है, और वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। ऑर्थो ग्रुप में जो कि पहला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पहला स्ट्रक्चर स्क्रीन पे, उसमें यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत आसानी से होती है, इसीलिए वो स्टेबलाइज हो जाता है। उससे थोड़ा कम स्टेबलाइजेशन तब होता है जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे हो, जैसा कि बीच के चित्र में दिखाया गया है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम प्रभावी होती है, इसीलिए अम्ल सामर्थ्य ऑर्थो के मुकाबले थोड़ा कम होता है मेटा में। और पैरा में ये हाइड्रोजन बंधन संभव नहीं हो पाता, इसीलिए बने हुए COO- में स्थायित्व जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा संभव न हो पाने के कारण पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइट एनायन सबसे कम स्थायी होता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का अम्ल सामर्थ्य सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फिर बीच में कम ऑर्थो से कम स्थायित्व वाला होगा या कम प्रबल अम्ल होगा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और सबसे कम अम्ल सामर्थ्य वाला सबसे कम प्रबल जो अम्ल होगा वो होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चौथा प्रभाव हम देखते हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट पर, गलनांक पर हाइड्रोजन बंध किस प्रकार प्रभाव डालता है वो हम आपको कंपेयर करके तुलनात्मक अध्ययन से जैसे ऊपर करा वैसे ही दिखाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स इज़ बेस्ड ऑन सिमिलर रीज़न, ईज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऊपर जो अम्ल सामर्थ्य में जो ऋणायन के स्थायित्व की वजह थी, जो कारक था वो था कि कितने सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बन पा रहा है। जितनी अच्छी तरह से हाइड्रोजन बंध बन रहा है सरलतापूर्वक, उतना ही हाइड्रोजन बंधन का प्रभाव ज़्यादा था। उसी तरह से नाइट्रोफिनॉल्स में जितना हाइड्रोजन बॉन्ड सरलतापूर्वक बनेगा उतना ही वो ज़्यादा प्रभावी होगा। अब देखते हैं उसका प्रभाव से क्या असर आ रहा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप का H हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑर्थो ग्रुप में, मेटा में उससे कम प्रभावी हो रही है, और पैरा में वो हो ही नहीं रही, जैसा कि ऊपर भी पहले एग्जाम्पल में था। उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल में वो मॉलिक्यूल जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, तो हाइड्रोक्सी और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके स्वयं में संतुष्ट हो गए हैं। तो अब इसको दूसरे ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल के अणु से अंतर्क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये लगभग विभक्त से अणु रहेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा। मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल में ये बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक है, तो थोड़ा इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से अपने ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनॉल के ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के दूसरे अन्य अणुओं से भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल में दूसरे अणुओं से ही
इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी पैरा हाइड्रोक्सी जो पैरा नाइट्रो ग्रुप जो है वो दूसरे नाइट्रोफिनॉल के OH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो क्योंकि पैरा पोजीशन वाले अणुओं में अंतर क्रियाएँ ज़्यादा होंगी, किसके बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो उन अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ज़्यादा होगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जो ग्रुप्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्री है। जब वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्री है, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो उनको गलाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें जितनी ज़्यादा कम है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मेटा नाइट्रोफिनॉल का होगा, और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल का होगा। क्यों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? क्योंकि ईज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ मैक्सिमम। तो वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं दोनों फंक्शनल ग्रुप्स OH और NO2, इसलिए वो अपने ही पदार्थ के दूसरे अणुओं से अंतःक्रिया करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होता है। यहाँ पर मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या है? वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस तापमान को गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट क्यों होती है किसी चीज़ की? जब वो किसी पदार्थ के अणु आपस में अंतःक्रिया करके उनकी गतिज ऊर्जा मिनिमम होती है, न्यून होती है, वो अपने स्थान पर स्थायी होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उनमें अंतःक्रियाएँ कम होंगी, उनकी पदार्थ की आपस में अणुओं में परस्पर बॉन्डिंग कम होगी, तो उनको गलाना आसान होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रभाव समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।